बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर पिछले लेक्चर के तसलसल में कंटिन्यूटी में आज फिर हम फंक्शनिंग एंड पावर्स ऑफ जस्टिस ऑफ पीस पे डिस्कस करेंगे। मुख्तसरन अवाल ये है कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनमें जस्टिस ऑफ पीस ऑर्डर कर सकता है, किन में नहीं कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन में आया वो ऑर्डर कर सकता है नहीं कर सकता है, अगर कोई सिविल केस चल रहा है तो उस सूरत में क्या होगा, अगर कोई चेक डिसऑनर हुआ है तो उस सूरत में आया कर सकता है। तो इस तरह के हर वो इवेंचुअलिटी, हर ऐसी सूरत हाल जो एक रूटीन से हटकर है, तो उसमें हमने रिसर्च करके आपकी सहूलत के लिए केस लॉ भी आपको सफिशेंट प्रोवाइड करेंगे और इंशाल्लाह ताला लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन 489F का जो कि अभी जिक्र किया तो वही पहले अर्ज कर देता हूँ कि एक कस्टमर ने बैंक से, एक आदमी ने लोन लिया और आपको पता है कि बैंक से जब लोन लेते हैं तो वो उनको चेक्स देते हैं मुख्तलिफ डेटों के, जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट्स होती हैं। अब वो चेक बाउंस हो गया और वो पुलिस वाले ने पर्चा दर्ज नहीं किया तो जस्टिस ऑफ पीस के पास आ गए। तो जस्टिस ऑफ पीस साहब क्या उस पर डायरेक्शन दे सकते हैं कि इस पे पर्चा दर्ज करें? एक मोटी सी बात है कि जब एक चेक बाउंस हुआ आम आदमी का, अब ये कस्टमर और बैंक की बात नहीं, एक आदमी ने एक आदमी को चेक दिया, बाउंस हो गया, तो जिस वक्त बैंक ने उसको स्लिप लगाई उसी वक्त ऑफेंस कंप्लीट हो गया। तो इसमें कोई दूसरी राय ही नहीं, जस्टिस ऑफ पीस बाउंड है कि उसमें डायरेक्शन दे दे। लेकिन जो सूरत हाल मैं पहले डिस्कस कर रहा हूं कि एक कस्टमर ने बैंक से लोन लिया और उसको अपने चेक्स दिए, उनमें से कोई चेक या ज्यादा चेक बाउंस हो गए, तो क्या ऐसी सूरत में जस्टिस ऑफ पीस डायरेक्शन दे सकता है? द आंसर इज नो। इसलिए कि एक प्रॉपर एक्ट मौजूद है, स्पेशल लॉ मौजूद है, रिकवरी ऑफ बैंक फाइनेंसेस, वो 2001 रिकवरी ऑफ फाइनेंसेस एक्ट 2001 मौजूद है, वो स्पेशल लॉ है और उसमें जो लोन दिया गया है उसको रिकवर करने का प्रॉपर प्रोसीजर मौजूद है। और ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, आइंदा भी करते रहेंगे ताकि आपके ज़हन नशीन हो जाए कि एक साइड पे अब जनरल लॉ है, एक साइड पे स्पेशल लॉ है, तो कौन सा प्रिवेल करेगा? द आंसर इज स्पेशल लॉ प्रिवेल करेगा। तो वो डायरेक्शन नहीं दे सकता, इसलिए कि वो स्पेशल लॉ है, उसी के तहत प्रोसीड करेगा। तो इसको आप नोट फरमा लीजिए। Object of Section 20 Subclass 4 of Financial Institutions Recovery of Finances Ordinance 2001 and the Section 489F are entirely different. FIR registered on Justice of Peace order being abuse of process of law and was not tenable. It is reported as 2014 MLD 746। एक और जजमेंट है जिसमें FIR ऑनरेबल हाई कोर्ट ने क्वैश कर दिए, यानी ख़त्म कर दिए, कलअदम करार दे दिए। PLD 2009 लाहौर पेज 541। और एक और रिपोर्टेड केस है 2011 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल पेज 1763। इसमें भी FIR हाई कोर्ट ने क्वैश कर दी, यानी कैंसिल कर दी, सिर्फ इस वजह से कि इट अमाउंटेड टू अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ। जो कोई जुर्म मुकम्मल नहीं होता विदाउट मेंसरिया, जो सिर्फ एक्ट है, दैट इज टर्म्ड इन लैटिन टर्म एज एक्टस रियस। एक्टस रियस विदाउट मेंसरिया कैनॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस। अब जो 489F बनती है उसका मेंसरिया ये है कि अगर कोई आदमी डिसऑनेस्टली चेक इशू करता है
और वो अपने किसी कर्ज या लोन या लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए, तो फिर बनता है जिसकी पहली लाइन रीड एज whoever dishonestly issues a check for the payment of a debt, loan or liability, तो फिर ये ऑफेंस बनता है। जबकि उधर तो वो बैंक के लॉ के मुताबिक वो दे रहा है चेक उस लोन की वापसी के लिए, और उसके लिए एक बाकायदा सेपरेट एक्ट मौजूद है जिसके पैरामीटर में वो ट्रेवल कर रहे हैं, तो इसलिए वही एप्लीकेबल होगा। Justice of peace is not required to conduct a detailed inquiry. For instance, इसी चेक की बात कर लेते हैं। चेक का मैटर आ गया, अब जज साहब ने, जस्टिस ऑफ पीस साहब ने उसमें सिर्फ ये देखना है कि इशुएंस ऑफ चेक है, यस, और बैंक की स्लिप लगी, ठीक है, ऑफेंस कंप्लीट हो गया, कॉग्निजेबल है, पुलिस की ड्यूटी बनती है अंडर सेक्शन 154, लिहाजा वो उसको डायरेक्शन देंगे। अब वो ये नहीं करेंगे कि वो खुली कचहरी लगा लें, हाँ जी बुलाएं इसको, पुलिस वाला रिपोर्ट ले आया भाई, अच्छा बताएं भाई कितने पैसे देने हैं, सचमुच देने हैं, कब देगा, कितने अब देता है, ये उसका एम्बिट नहीं है, क्योंकि जो काम हो रहा है वो सीआरपीसी के तहत हो रहा है, और सीआरपीसी ने हर सूरत हाल के लिए अलग बाकायदा एक सेक्शन मौजूद है जो जिसका काम है उसी ने करना है। इसके लिए एक प्रिंसिपल है कि व्हेन समथिंग इज प्रोवाइडेड बाय लॉ टू बी डन इन ए पर्टिकुलर मैनर, देन दैट थिंग मस्ट बी डन इन दैट मैनर अलोन और नॉट एट ऑल। तो जस्टिस ऑफ पीस किस बेस पे खड़ा है कि अगर पुलिस वाला एक अपनी ड्यूटी सर अंजाम नहीं दे रहा, तो इसी की बात करें तो कौन सी वो ड्यूटी सर अंजाम नहीं दे रहा, पर्चा देना उस पर लाजिम है, उसका कोई डिस्क्रिशन नहीं है। 154 के पैरा 1 में 4 दफा वर्ड शेल यूज हुआ है, उसके पास कोई डिस्क्रिशन नहीं है, मैंडेटरी है, और वो ही इज फेलिंग इन परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी। तो फिर जस्टिस ऑफ पीस उसको पेरूज करेगा कंप्लेंट को, और उसके कंटेंट से जब वो दो चीजें देखता है कि आया कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है, एसएचओ को बता दिया है और उसने रिफ्यूज किया है या नेग्लेक्ट कर रहा है, डिले कर रहा है, यानी किसी भी तरीके से इज फेलिंग इन परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी, तो फिर वो एक सुपरवाइजरी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी एक्सरसाइज करते हुए पुलिस वाले को कहेगा कि प्रोसीड इन अकॉर्डेंस विद लॉ, कि कानून के मुताबिक चलो। कानून कौन सा है? 154 का है। तो उसमें आज खुद वो कोई डिटेल्ड इंक्वायरी में जाके तो आईओ का या इंक्वायरी ऑफिसर या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का रोल अज्यूम नहीं करेगा, क्योंकि उसका मनसब बड़ा है, उसका स्टेटस बड़ा है, वो अपने स्टेटस को लोअर कर देता है जब वो इन्वेस्टिगेशन का रोल अज्यूम करता है, तो ये उसको नहीं करना चाहिए। इट इज रिपोर्टेड एज, ये जो अभी मैंने गुजारिश की, 2019 YLR पेज 1104, और जो मैंने गुजारिश की कि जब चेक बाउंस होता है तो उसको स्लिप लगा देता है बैंक वाला, तो जब उसको स्लिप लग गई, डिसऑनर हो गया, उसमें 10-11 बातें लिखी होती हैं वो स्लिप पे, शायद इससे ज़्यादा हो, कि किसी भी वजह से वो बाउंस हुआ, स्टॉप पेमेंट का कह दिया उसने एग्जीक्यूटर ने, या फंड्स नहीं हैं, पैसे नहीं हैं, या जो भी रीज़न बनी है, या अकाउंट क्लोज्ड है, नॉर्मली यही होती हैं, तो फिर ऑफेंस कंप्लीट हो गया। अब जस्टिस ऑफ पीस के पास एक ही जुरिस्डिक्शन है, एक ही इख्तियार है कि वो डायरेक्शन जारी करे। तो इस जमन में 3-4 अहम फैसला जात हैं सुपीरियर कोर्ट्स के, 2 फैसले सुप्रीम कोर्ट के, वो आप नोट फरमा लीजिए इसी पॉइंट पे। 2021 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल पेज 1527, 2011 SCMR पेज 1937,
and PLD 2018, Supreme Court, page 595. अब एक डॉक्यूमेंट की जेन्युइननेस इन क्वेश्चन है और वो केस चल रहा है सिविल कोर्ट में। तो एक आदमी ने जस्टिस पुलिस के पास गया, उन्होंने पर्चा दर्ज नहीं किया और जस्टिस ऑफ पीस के पास आ गई कंप्लेंट। तो क्या जस्टिस ऑफ पीस को पर्चा दर्ज करने का ऑर्डर करना चाहिए? सिविल कोर्ट इज द कोर्ट ऑफ प्लीनरी जुरिस्डिक्शन, आप जानते हैं। प्लीनरी वर्ड मीन्स एब्सोल्यूट। किसी भी डॉक्यूमेंट की वेरासिटी, ऑथेंटिसिटी या जेन्युइननेस चेक करने के लिए जो कोर्ट ऑफ प्लीनरी जुरिस्डिक्शन है वो सिविल कोर्ट है। सिविल कोर्ट आफ्टर प्रोसीडिंग इन अकॉर्डेंस विद लॉ, शहादतें एविडेंस रिकॉर्ड करने के बाद उसका फैसला करेगी कि ये जेन्युइन है या नहीं है। लेकिन जस्टिस ऑफ पीस के पास एक कंप्लेंट आ गई, पिटीशन आ गई, तो उसमें ऑन द फेस ऑफ इट प्राइमा फेशी ये लगता है कि ये डॉक्यूमेंट फोर्ज किया गया है। इट इज एनफ फॉर इशूइंग डायरेक्शन। तो जस्टिस ऑफ पीस को डायरेक्शन देना चाहिए कि इसका पर्चा दर्ज करें। जहां पे एक बात याद रखें कि 154 में कहीं नहीं लिखा हुआ कि एक्चुअल कमीशन ऑफ ऑफेंस को एसरटेन करना है। द पैरामीटर्स ऑफ 154 उसमें इंफॉर्मेशन वर्ड यूज है। एक्चुअल कमीशन ऑफ ऑफेंस की डिटर्मिनेशन या एसरटेनमेंट नहीं है कि पहले उसको यकीनी बनाए कि हाँ ये सचमुच है। तो अब पर्चे का ऑर्डर क्यों देना चाहिए कि बाजार तो वो लग रहा है। अब सिविल कोर्ट एंड पे क्या करेगी? डिक्लेयर कर देगी। लेकिन सरकार ने क्या कानून बनाया है कि जब कोई जालसाजी करेगा तो उसको 7 साल सजा देंगे। तो सिविल कोर्ट सजा नहीं देगी, सिविल कोर्ट उसको डिक्लेयर कर देगी कि ये फोइड है, नल एंड वाइड डिक्लेयर कर देगी, हैविंग नो लीगल अफेक्ट वट एवर, वो ऑनरेबल कोर्ट सिविल कोर्ट डिक्लेयर कर देगी, सजा नहीं देगी। तो जो एफआईआर दर्ज करवाने का एंड ऑब्जेक्ट है वो सजा है, कन्विक्शन है। तो इसलिए बोथ सिविल एंड क्रिमिनल बोथ रेमेडीज कैन प्रोसीड, कैन बी प्रोसिक्यूटेड साइमल्टेनियसली, एक ही वक्त में। तो इस पे जो केस लॉ रिपोर्टेड जजमेंट है वो आप नोट फरमाइए, 2009 YLR पेज 550। और इसी पॉइंट पे मिलता जुलता ये केस है कि कोई बार एग्जिस्ट नहीं करती, कोई रुकावट नहीं है सिविल और क्रिमिनल केसेस में। अगर सिविल केस चल रहा है तो 2010 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल पेज है 585। अब एक इवेंचुअलिटी, एक सूरत हाल ऐसी जो इससे मिलती जुलती है, लेकिन उसमें एक डिफरेंस है। मिलती जुलती इस हद तक है कि सिविल केस चल रहा है। अब सिविल केस की पेंडेंसी के दौरान अगर किसी ने कोई जालसाजी की है किसी डॉक्यूमेंट के साथ, तो क्या फिर जस्टिस ऑफ पीस डायरेक्शन दे सकता है पर्चा दर्ज करने की? The answer is no, not at all. वो क्यों? इसलिए कि सेक्शन 195 CRPC बार करता है। उसमें जो 3 इवेंचुअलिटीज दी गई हैं उनमें से एक ये है
कि अगर कोई जालसाजी किसी डॉक्यूमेंट के साथ टेम्परिंग, फोर्जरी वगैरह की गई है, कोई जाली डॉक्यूमेंट एज एविडेंस सबमिट किया गया कोर्ट में ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द केस, तो फिर वो सिर्फ उसी कोर्ट का इख्तियार है। किस कोर्ट का? जिसके पास वो केस ज़ेरे समाअत है, चल रहा है, तो उसका अपना प्रोसीजर प्रोवाइडेड है। वो कोर्ट आगे इस्तगासा बना के, कंप्लेंट बना के कंसर्न मैजिस्ट्रेट को भेजेगी, और जब कोई पब्लिक सर्वेंट भेजता है कंप्लेंट, तो वो पर्ची एडमिट होती है, तो उस पर जो मैजिस्ट्रियल कोर्ट है वो 204 CRPC के तहत जो अक्यूज्ड हैं उनको नोटिस करेगी, बुला लेगी। उस पर 203 नहीं होगा, उस पर 202 की इंक्वायरी भी नहीं होगी। तो ऐसी सूरत में जब दौरान समाअत कोई फॉर्जरी की जाए और वो फॉर्जरी को बतौर एविडेंस पेश किया जाना मकसूद है, तो उस सूरत में सेक्शन 195 CRPC बार करता है, रोकता है। जस्टिस ऑफ पीस उसमें इख्तियार नहीं दे सकता है, इसलिए कि SHO को इख्तियार नहीं है ऐसी सूरत हाल में पर्चा दर्ज देने का, करने का। तो चूंकि SHO पर्चा कर ही नहीं सकता 154 के तहत, जब एक केस की दौरान समाअत कोई फॉर्जरी हुई है, तो फिर जो जस्टिस ऑफ पीस किस पे खड़ा है? 154 पे। पुलिस को डायरेक्शन देनी है। अब किस में डायरेक्शन देनी है? व्हेन फेलिंग इन परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी। अब इस तरह की सूरत हाल में SHO इज नॉट फेलिंग इन परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी। उसका वो इख्तियार ही नहीं है कि वो पर्चा दे, एज प्रोवाइडेड बाय सेक्शन 195 CRPC। इसलिए when SHO is not failing in performance of his duty, justice of peace cannot pass directions to SHO to require him to proceed in accordance with law, because he is already proceeding in accordance with law, कि वो पर्चा नहीं दे रहा क्योंकि 195 CRPC का बार है। It is reported as PLD 2001, Supreme Court, page 5 to 9. PLD 2011, Quetta, page 32. And 2013, YLR, page 581. अब अगर प्राइवेट कंप्लेंट है, एक रास्ता है, क्या जस्टिस ऑफ पीस को ये कहना चाहिए कि आप जाएं प्राइवेट कंप्लेंट कर दें? द आंसर इज नो। इसलिए कि जो प्राइवेट कंप्लेंट है उसको इक्वेट नहीं किया जा सकता स्टेट केस के बराबर। वो बहुत एक्सेप्शनल मामले में है कि फॉर इंस्टेंस कोई ऐसा मामला है कि एक्सक्लूसिवली पर्टेनिंग टू डॉक्यूमेंट है, एग्रीमेंट्स हैं, और वो सारी की सारी जो एविडेंस है वो ऑलरेडी मुस्तगीस कंप्लेनेंट के कंट्रोल में है या उसकी कस्टडी में है, और कोई उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन कलेक्ट होने का नहीं है, और पुलिस का कोई उसमें वो उस तरह का नहीं है कि बहुत अफेक्टिव और उस तरह से वो कोई लैप्स हो जाएगा, और उसमें कोई इस तरह के और गवाहान के बुलाने की भी नहीं है। तो फिर उस सूरत में अगर वो एक एक्सेप्शनल मामला है, क्योंकि इस्तिगासा इज नॉट डीम्ड टू बी एज प्रॉपर रेमेडी। vis-a-vis सेक्शन 154 इज ए प्रॉपर रेमेडी। किन के लिए? फॉर ईच सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। हर पाकिस्तानी शहरी का हक है, लीगल राइट है, उसको क्यों ना दिया जाए? ड्यूटी है SHO की, पुलिस की,
तो पिक एंड चूज नहीं है। बादशाह सलामत ना बने कि जिसको आपका दिल करे आप इस्तिगासा कर लें, किसी का आप ऑर्डर करते। नो, लॉ मस्ट ऑलवेज रिमेन प्रिडिक्टेबल। It shouldn't give different results for the same reason. It must always remain predictable. इसका पता होना चाहिए कि ये सूरत हाल है तो इसमें ये ऑर्डर होगा। अनफॉर्चुनेटली जो बैकवर्ड कंट्रीज हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वहां पे जो तगड़े लोग हैं उनके लिए तो प्रॉपर रेमेडीज, और जो वीकर सेक्शंस हैं उनके लिए अलग फैसले। तो वहां पे जो कानून की देवी है वो, जैसे किसी दौर में हम देखते थे कि पट्टी बांधी आंखों पे तराजू पकड़ा हुआ है कि एक जैसा डील करती है, उसकी नजर में सब बराबर हैं और होना भी ऐसे चाहिए। ये ऐसे नहीं होना चाहिए कि अब 6x6 है, कोई तगड़ा आ गया तो उसके लिए और है और कोई कमजोर है तो इस तरह। क्यों? मुआशरे में हजरत अली करमुल्लाह वजू ने फरमाया कि मुआशरे कुफ्र के निज़ाम पे चल सकते हैं लेकिन नाइंसाफी पे नहीं चल सकते। दुनिया को रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट दिया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, द लास्ट प्रॉफिट। व्हेन ही प्रोनाउंस द वर्ड्स कि अगर मेरी बेटी फातिमा बिनते मोहम्मद ये थेफ्ट करती तो उसको कानून के मुताबिक सजा मिलती। तो इट इज द रूल एनंसिएटेड बाय होली प्रॉफिट। इस्लाम ने दुनिया को यह बताया, एक जैसा ट्रीटमेंट। आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 क्या कहता है? नो डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट। तो इसलिए एक जैसा सलूक करना है। अब एक आदमी ने उसने जस्टिस ऑफ पीस को कंप्लेंट पहले पुलिस के पास गया, पुलिस ने नहीं पर्चा दिया तो वो चला गया जस्टिस ऑफ पीस साहब के पास। तो जस्टिस ऑफ पीस ने कहा जाओ इस्तिगासा कर दो, डिक्लाइन कर दिया। अब मैं किस केस की बात कर रहा हूं? लाल मस्जिद केस हुआ था जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में, जिसमें काफी लोग मारे गए थे। उनमें से एक मकतूल का बेटा था जो कहता था कि मेरा बाप मर्डर हुआ है, कत्ल हुआ है उस मैसेकर में, तो पर्चा दिया जाए। आज 75 साल के बाद हम जहां पे खड़े हैं, अब जो मैं बात करने लगा हूं कि सेक्शन 190 में सुओ मोटो इख्तियार है, 190 सीआरपीसी में मैजिस्ट्रेट के पास कि जब उसको इन्फॉर्म किया जाए, आर ही कम्स टू नो, किसी भी जरिए से उसको पता चल जाए कि एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है उसकी टेरिटरी में, ही इज बाउंड टू प्रोसीड इन अकॉर्डेंस विद लॉ। आज खुद सू मोटो इख्तियार है ये, किसके पास? मैजिस्ट्रेट के पास। किस दफा के तहत? सेक्शन 190 190 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत। इसी तौर से एसएचओ को बताया जाए या उसको खुद पता चले, बाउंड टू प्रोसीड इन अकॉर्डेंस विद लॉ। अब दुनिया देख रही है, लाल मस्जिद में मैसेकर हो रहा है, पूरा मीडिया उसको दिखा रहा है, पर्चा नहीं हो रहा। तो दिस इज समथिंग हाइट ऑफ बैकवर्डनेस। ये जंगल का मुआशरा है क्या? दूसरी मिसाल,
इधर मैसेकर हुआ मॉडल टाउन में, गोलियां मारी गई, उसका पर्चा नहीं हुआ। 80 दिन धरना दे के बैठा रहा उनका लीडर। तो ये किसका काम था? आज से 125 साल पहले जो ज़ाब्ता फौजदारी हमें दिया गया था, उसमें ये इख्तियार दे दिया गया था मैजिस्ट्रेट का। ऊपर काहे को जाने की जरूरत है भाई? ये तो डिप्टी मैजिस्ट्रेट की है। तो फिर उसका पर्चा हुआ और नतीजा सिफर हो गया अनफॉर्चुनेटली। मैं इस पे ज़्यादा बात नहीं करना चाहता कि क्योंकि फिर वो इन चीज़ों की पॉलिटिकल रिपरकशंस और वो बात चली जाती है। मैं प्योर अपने आप को कन्फाइन कर रहा हूँ लीगैलिटी की हद तक। मुझे इससे नहीं है कि कौन सा पॉलिटिशियन था या कौन सा जर्नल था या किसने क्या किया। मैं लीगल एक चीज बात कर रहा हूं कि अगर एक ऑफेंस हुआ है कॉग्निजेबल, तो फिर डिप्टी बनती है, क्यों नहीं हो रहा? फिर पर्चा दें। अब जस्टिस पी साहब ने उनकी रिपोर्ट दी गई, कमेंट्स मंगवाए। कमेंट्स से अगर वो इत्तेफाक नहीं करते थे तो उनको रीजन देना चाहिए था, टेंजेबल रिटर्न रीजंस फॉर। पहली चीज तो ये मंगवाने की जरूरत नहीं है इस तरह की इवेंचुअलिटी में। कमेंट्स मंगवा लिए और उनसे डिसएग्री कर रहे हैं तो फिर उसकी रीजनिंग दे। अब ये केस ला, इसको 2-4 लाइनें में पढ़ भी देता हूं ताकि वो चीजें एज इट इज आपके। ये जनरल मुशर्रफ वाला जो मामला था, तो फिर हाई कोर्ट ने उसको सेट असाइड किया और ऑर्डर फरमाया पर्चा दर्ज करने का। Petitioner's father killed in operation of Lal Masjid in July 2007. Petition before SHO to lodge FIR against accused Musharraf, General Musharraf. SHO refused and JOP, Justice of Peace, also declined, observing to avail remedy of private complaint कि जाएं इस्तिगासा कर लें। Present case is a case of high profile and evidence by way of private complaint cannot achieve requisite results. With regard to collection of evidence, attendance of accused person as well as prosecution witnesses. अब पुलिस के पास तो 160 CRPC के तहत वो फॉर्म तलबी के जरिए वो तलबीनामा कर सकती है, बुला सकती है। Private complaint cannot be equated with state case. Possibility of collecting impressive evidence would be more in a state case. FIR is the proper remedy. मैंने जितनी बातें आपसे की वो सारी आपको केस लॉ में मिलेंगे। To meet the principles of equity. It is reported as PLD 2014, Islamabad, page 71. अब एक बात है कि पिछले लेक्चर में भी और आज भी और जब भी बात होती है तो हम एक बात करते हैं कि whenever SHO is informed regarding commission of a cognizable offense तो he is duty bound. अब मैं एक इवेंचुअलिटी की बात करता हूँ और अगर वो नहीं करता तो जस्टिस ऑफ पीस करेगा। अगर SHO को नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस सेक्शन 155 में जो फाल करता है उसकी बाबत बताया गया है कि ये हुआ है, प्रोसीड करें, और उसने नहीं किया तो क्या फिर जस्टिस ऑफ पीस डायरेक्शन दे सकता है? द आंसर इज यस। वो किस लिए, किस तरह? वो इसलिए कि जब एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस रिपोर्ट हुआ तो SHO की क्या ड्यूटी है? To proceed within the parameters of section 155 CRPC, जो prescribed by government, provincial government, जो एक रजिस्टर है उसके पास, उसमें उसका अंदराज करे and to refer the complaint to the honorable area magistrate और उसकी परमिशन ले।
तो जब परमिशन मिल जाए तो फिर उसके बाद वो ऐसी, फिर उसके बाद एफआईआर करेगा और फिर इन्वेस्टिगेशन उसी तरह से होगी जिस तरह किसी भी एफआईआर की होती है, उन्हीं रूल्स ज़वाबित के मुताबिक। तो इसमें पुलिस रूल्स है 24.1 है, रूल नंबर 24.1। तो बात यह है कि अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, जो समझने की बात है, हर सेक्शन की रूह को समझें कि इसका मेन एसेंस क्या है। वो क्या है, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल नहीं है, वो ये है कि पुलिस ऑफिसर इज फेलिंग इन परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज। जब 154 का अपने पैरामीटर्स हैं उनमें नहीं कर रहा, या 155 में, बात यह है कि अपनी ड्यूटी कर रहा है कि नहीं। 155 का जो अपना मोड प्रेस्क्राइब्ड है उसके मुताबिक चल रहा है कि नहीं। अगर नहीं चल रहा तो जस्टिस ऑफ पीस ने क्या देखना है कि पहली चीज कि क्या पुलिस ऑफिसर की ये ड्यूटी बनती है, और दूसरी चीज कि क्या ये ऑफेंस बनता है। तो इसलिए ये हर जजमेंट में पर्टिकुलरली ये मेंशन कर देना कि इफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, नो, इफ ऑफेंस इज मेड आउट इट वुड सफाइस। सिर्फ ऑफेंस वर्ड काफी है हर जजमेंट में, जबकि ये लिख दिया जाता है कि इफ कॉग्निजेबल ऑफेंस इज मेड आउट। भाई ऑफेंस अगर है वो आगे पुलिस वाला देख लेगा, कॉग्निजेबल है नॉन कॉग्निजेबल है, दोनों का अपना अपना प्रोसीजर प्रिस्क्राइब है। तो आंसर क्या हुआ कि बिल्कुल अगर पुलिस वाला नॉन कॉग्निजेबल है तो नॉन कॉग्निजेबल वाले के हिसाब से, यानी मैजिस्ट्रेट साहब से परमिशन ले और फिर प्रोसीड करे। तो उसके मुताबिक वो अगर नहीं कर रहा है तो जस्टिस ऑफ पीस साहब उसको हुक्म फरमा सकते हैं डायरेक्शन जारी करके कि टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ। इसको आप रिपोर्ट फरमा लें एज PLD 14 इस्लामाबाद, पेज 71। अब एक ये बात मैं पहले कर चुका हूं लेकिन जानबूझ के दोबारा कर रहा हूं कि थोड़ा सा आपको एक्टिवली इसमें इन्वॉल्व करो। अब एक विरासत का केस चल रहा है सिविल कोर्ट में, कोर्ट ऑफ प्लीनरी जुरिस्डिक्शन, आप जानते हैं। उसमें कुछ जालसाजी हुई है, बंदा आ गया जी पर्चा दर्ज करवाने के लिए, SHO ने नहीं किया, क्या जस्टिस ऑफ पीस को दे सकते हैं आर्डर? तो इसका बताइए कि क्या वो दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। अब मैं बताता हूं, एक चीज क्लियर करें, आपको बतौर एन एडवोकेट प्रैक्टिसिंग लॉयर बाज़ औक़ात ऐसी सूरत हाल मिलती है कि एक साहब कहते हैं ये देखें जी ये केस ला है, अथॉरिटी है मेरे पास। दूसरे वकील साहब अपने मौक़िफ़ के मुताबिक उसी मामले में कि जब ऐसा हो तो वो भी एक केस ला लेकर खड़े। अब आप एक बड़े जज हैं तो आपके पास क्राइटेरिया क्या है कि जो स्टैट्यूटरी प्रोविजन के इन कॉन्सोनेंस विद आ रहा है, कंसिस्टेंट विद दैट आ रहा है, उसको उस पर आपने चलना है। क्योंकि अगर किसी ने ये कोशिश की है टू बिकम मोर वाइजर देन द लॉ इटसेल्फ और इस तरह की कोई जजमेंट है तो उस पर आपने नहीं जाना। इस पे मैं डिटेल इसलिए बात कर रहा हूं कि इस पे अक्सर कंफ्यूजन पाया जाता है सेक्शन 195 के बार के। वो कोर्ट में हर रोज आ जाती है ये जाली है जी, आप इसके खिलाफ करें। देखिए, अगर जालसाजी बार हुई और फिर वो केस दायर किया गया तो फिर वो ऐसे नहीं है कि वो 95 का बार आएगा। बात यह है कि ड्यूरिंग पेंडेंसी कोई ऐसी जालसाजी की गई है किसी ऐसे डॉक्यूमेंट में जिसको पेश किया जाना है, उसमें सबमिट किया गया है और वो बतौर एविडेंस कंसिडर करना है कोर्ट ने, तो फिर उस पर 195 का बार है। अगर आउट ऑफ कोर्ट कोई हुई है जालसाजी तो फिर बार नहीं है। तो इस केस में चूंकि कोर्ट में हुई थी और वो उस पर 195 का बार है, लिहाजा वो जस्टिस ऑफ पीस, जब एक पुलिस वाले को 154 में प्रोसीड करने से रोका गया 195 CRPC के मामलात में,
तो फिर जस्टिस ऑफ पीस तो खड़े ही 154 पे हैं कि वो जो पुलिस वाले की जो ड्यूटी बनती है नहीं कर रहा, तो इसलिए इसको नोट करें 2014 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल पेज 162। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि सेकंड एफआईआर नहीं हो सकती, तो आज मैं दोबारा उसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि अपने रिसर्च वर्क में मुझे एक फुल बेंच सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी मिल गया इसी ज़मन में, तो मैंने चाहा कि वो भी आपको नोट करवा दूं और एक बात रिपीट भी कर दूं जो मैंने पिछले लेक्चर में भी की है। आप बुरा ना मनाइएगा रेपिटेशन से, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये बात आपके ज़हन नशीन हो जाए। जब एफआईआर दर्ज हो गई तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन कमेंस हो गई। जो ही एफआईआर दर्ज हो गई तो क्या हुआ, इट बिकेम ए केस, ए क्रिमिनल केस बन गया। अब उसमें जो प्रोसीडिंग होनी है वो स्टेप इन दी क्रिमिनल केस होना है। अब एक आदमी ने कहा नहीं ऐसे नहीं वकूआ ऐसे हुआ था, तो उसकी सेकंड एफआईआर नहीं देनी। उसका वो जो नरेशन है, वो जो वर्जन है, उसको एज काउंटर वर्जन या क्रॉस वर्जन किसके तहत दर्ज कर देना है, बयान है ना। तो आपको पता है कि आईओ बयान किसके तहत लिखता है, 161 सीआरपीसी के तहत। तो वो 161 सीआरपीसी के तहत उसका बयान रिकॉर्ड करना है। सेकंड एफआईआर नहीं होनी। ये 2018 तक होती रही है। पहले बेशुमार आपको अगर 2018 से पहले कोई केस मिलता है तो फिर ये ना कहिएगा। अब यहां पे एक प्रिंसिपल है, अब दो मुख्तलिफ केस लाएं तो विच इज लेटेस्ट इन द टाइम दैट शैल प्रिवेल, ये भी असूल याद रखिए। ये फुल बेंच सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, पीएलडी 2018 सुप्रीम कोर्ट पेज 595 और एक 2021 एमएलडी पेज 1742। ये दोनों फैसले इसी पॉइंट पे। अब एक इस तरह का मामला हुआ कि एक आदमी ने दरख्वास्त दी मैजिस्ट्रेट साहब को और उसमें इंक्वायरी कंडक्ट की मैजिस्ट्रेट साहब ने अंडर सेक्शन 156 सब क्लास 3, जो कि वो कर सकते हैं किसी कॉग्निजेबल मैटर सब क्लास 3 के तहत उनका इख्तियार, और उन्होंने वो कंप्लेंट डिसमिस कर दी। अब उस आदमी ने क्या किया कि उसने जस्टिस ऑफ पीस साहब के पास दरख्वास्त दे दी कि ये देखें जी मेरा पर्चा नहीं पुलिस दे रही। जज जेओपी ने ऑर्डर कर दिया, हाई कोर्ट ने उस ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया विद पासिंग द रिमार्क्स कि इट अमाउंट्स टू अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ। इस पे नोट फरमाइए, पेज 2020 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल पेज 1155, 2020 पाकिस्तान क्रिमिनल जर्नल 1155। चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन और उस पे जस्टिस ऑफ पीस के इख्तियारात आया वो कर सकते हैं, नहीं कर सकते, अगर कर सकते हैं तो किस हद तक उनके इख्तियारात हैं और कैसे उनको एक्सरसाइज करते हैं, और क्या वो आईओ को हिदायत दे सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में, आज का लेक्चर समझ लीजिए जस्टिस ऑफ पीस पार्ट 2 और जस्टिस ऑफ पीस परफॉर्मिंग इट्स फंक्शंस एज परटेनिंग टू इन्वेस्टिगेशन एंड अदर मैटर्स, वो हम इंशाल्लाह ताला जस्टिस ऑफ पीस पार्ट 3 लेक्चर में देंगे और होप के आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। कीप वॉचिंग। अल्लाह नेगेबान। थैंक यू वेरी मच।